वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज है 18 फरवरी 2021। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के बारे में है। इसका 11th एडिशन इस साल वेस्ट बंगाल में सेलिब्रेट किया जा रहा है। नोडल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, इन्होंने ही इसे 2015 में शुरू किया था। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल साफ है। इसे जिस भी राज्य में सेलिब्रेट किया जा रहा है, उद्देश्य ये होता है कि सभी राज्यों के जो कल्चरल एलिमेंट्स हैं उनको वहाँ पे शोकेस किया जाए, ताकि सभी लोग एक दूसरे के कल्चर को समझें और उनमें एक बॉन्डिंग बने। देश की जो यूनिटी और इंटीग्रिटी है वो मजबूत हो। देखिए, इंडिया में कल्चरल डेवलपमेंट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने भारत को 7 जोनल कल्चर सेंटर्स में डिवाइड किया है। तो इस महोत्सव में ये 7 जोनल कल्चरल सेंटर्स पार्टिसिपेट करते हैं। सिग्निफिकेंस ये है कि जिस भी राज्य में ये महोत्सव मनाया जाता है, सभी राज्यों के फोक और ट्राइबल आर्ट, डांस, म्यूजिक, क्यूजीन और कल्चर को वहाँ पर दिखाया जाता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने का हम प्रयास करते हैं। 2019 में अक्टूबर महीने में इसका 10th एडिशन मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया था। बात करते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के बारे में। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 2016 में इसे लॉन्च किया था। उद्देश्य ये था कि सभी स्टेट्स और यूटीज आपस में इंगेज हों, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग डेवलप करें, इंडिया के डाइवर्स कल्चर को लेकर इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी को स्ट्रॉन्ग करें, सस्टेन्ड और स्ट्रक्चर्ड कल्चरल कनेक्ट इस्टेब्लिश किया जाए, जो कल्चरल सेंटर्स हैं वहाँ से लोगों को जोड़ा जाए। इसके लिए जो भी कल्चर, ट्रेडिशन, म्यूजिक, टूरिज्म है, इसका सहारा लिया जाएगा। ये सारी बातें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सीलाकैंथ के बारे में है। क्या हो अगर एक मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो जाए? ये निश्चित तौर पर हमारे लिए भयानक होगा, लेकिन वैज्ञानिकों को बड़ा मजा आता है, क्योंकि तब उन्हें रिसर्च के लिए एक सब्जेक्ट मिल जाएगा। निश्चित तौर पर हम जॉम्बीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक जाइंट फिश के बारे में, जिसके जीवाश्म को, फॉसिल्स को अभी हाल फिलहाल में वैज्ञानिकों के द्वारा, या जो जीवाश्म वैज्ञानिक हैं, पैलियोंटोलॉजिस्ट, उनके द्वारा खोजा गया। ये बताया जा रहा है कि ये फॉसिल्स 66 मिलियन ईयर्स पुराने हैं, जो कि क्रिटेशियस एरा से बिलोंग करते हैं। ये जुरासिक पीरियड के बाद का समय है। देखिए, ये जो मछली है जाइंट फिश, ये बहुत कम मिलती है, डीप सी क्रिएचर है, गहराइयों में रहती है, यानी कि लगभग 2300 फीट नीचे। काफी लंबे समय तक ये मान्यता थी कि ये मछली उसी समय खत्म हो गई जब डायनासोर्स खत्म हुए। ये मान्यता काफी लंबे समय तक थी, लेकिन 1938 में फॉर द फर्स्ट टाइम इसे डिटेक्ट किया गया। जब ये मछली 1938 में हमें पहली बार मिली तो बहुत लंबे समय तक जिंदा नहीं रही, तो हम प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाए। लेकिन 10 साल बाद ये वापस से मिली, तो हमने प्रॉपर स्टडी की। स्टडी में ये देखा गया कि जब इसे वापस से दोबारा पाया गया लगभग 65 मिलियन ईयर्स के बाद, तो इसके स्ट्रक्चर में, इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ खास चेंजेस नहीं हुए थे। मतलब जो इसके पहले में फॉसिल्स मिले थे, जिनसे हमें जानकारी मिली थी कि 65 मिलियन ईयर्स एगो कैसे रहे होंगे, बिल्कुल वैसे ही ये बाद में भी मिले। इनकी लोब फिंड, ये एक लोब फिंड फिश है, मतलब इनकी जो साइड के फिन्स होते हैं ये हमारे हाथों जैसे होते हैं। तो इस तरीके से चूंकि इनमें खास परिवर्तन नहीं आया था, तो इन्हें लिविंग फॉसिल कहा जा सकता है। इनकी केवल 2 नोन स्पीसीज हमें मिली हैं आज तक। एक तो अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट पर कोमोरोस आइलैंड के आसपास, देखिए ये है अफ्रीका, और यहाँ पर है मेडागास्कर, और यहाँ बीच में आपको कोमोरोस आइलैंड मिलेगा। और जो दूसरी प्रजाति है वो इंडोनेशिया के सुलावेसी के आसपास के इलाकों में, ये सुलावेसी का इलाका है, तो इसके आसपास के पानी के इलाके में ये मछली हमें मिली है। तो इन्हीं 2 जगहों पर अभी तक ये मछली हमें मिली है। तो इन्हें अब लिविंग फॉसिल कहा जाता है। लिविंग फॉसिल का मतलब क्या है? लिविंग फॉसिल का मतलब ये है कि कोई ऐसा जीव जिसके बारे में बहुत लंबे समय से लगता हो कि वो खत्म हो चुका है, लेकिन अचानक से वो हमें वापस मिल जाए। लेकिन जब हमें वो वापस मिले, तो जो पुराना जीव बहुत लंबे समय पहले रहा होगा, उसके जेनेटिक अथवा फिजिकल स्ट्रक्चर में कुछ खास चेंज ना हुआ हो, तो उसे लिविंग फॉसिल कहते हैं। वैसे सीलाकैंथ अकेला लिविंग फॉसिल नहीं है। हॉर्सशू क्रैब और जिंको ट्री लिविंग फॉसिल के एग्जाम्पल हैं। हालांकि अभी जब हमें स्टडी करने को मिला सीलाकैंथ के बारे में, तो पता चला कि 62 नए जीन्स ऐड हो गए हैं इसमें। 10 मिलियन साल पहले से ये डेवलपमेंट स्टार्ट हुए होंगे। इसकी स्टडी से निश्चित तौर पर हमें ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में भी, या जीवों का जो डेवलपमेंट हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। इससे ये क्लियर होता है कि इवोल्यूशन तो इनका भी हुआ है, हाँ थोड़ा धीमा हुआ है। यहाँ पर IUCN स्टेटस देखिए, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है सीलाकैंथ का। सुलावेसी सीलाकैंथ जो है उसका स्टेटस वल्नरेबल है।
साइट्स के अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। ठीक है, ये सारी बातें CELA-CANth के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने अभी हाल ही में मन बना लिया है कि वो डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट को एस्टैब्लिश करेंगे। देखिए, कई बार हमारे फ़ोन पर नए नंबर से कॉल आता है और हम इस उम्मीद में उठा लेते हैं कि हो सकता है किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का हो, लेकिन जैसे ही हम फ़ोन उठाते हैं सामने से आवाज़ आती है, हेलो सर, हमारी कंपनी ने अभी हाल ही में ये नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, क्या आप इसके बारे में जानना चाहेंगे? या फिर मैं XYZ बैंक से बोल रहा हूँ, आप ये वाला लोन ले सकते हैं। ऐसी कॉल्स को स्पैम कॉल कहा जाता है। ऐसी कॉल्स में कई बार आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को गेन करके फ्रॉड करने का भी प्रयास किया जाता है। तो जो अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन है, जिसके बारे में आप अपेक्षित नहीं है, मतलब आप नहीं चाहते कि ऐसी कॉल्स आपको मिले, जिनके थ्रू समटाइम्स फाइनेंशियल फ्रॉड भी किया जाता है, समटाइम्स ही कमर्शियल कॉल्स होती हैं, इसके बारे में कंप्लेंट्स करके ऐसे मुद्दों को रिजॉल्व करने को लेकर डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट एस्टैब्लिश करने का प्लान है। ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ ये कम्युनिकेट करेगा कि अगर कोई कमर्शियल कंपनी इस तरीके के मार्केटिंग के टूल्स इस्तेमाल कर भी रही है, तो जो ऑथराइज्ड लोग हैं केवल वही इस तरीके से कम्युनिकेट कर पाएं, इसकी आड़ में किसी भी प्रकार का फ्रॉड ना हो, और जो DND के रूल्स हैं, डू नॉट डिस्टर्ब के, उनको भी स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। अगर आप इस तरीके की कॉल्स नहीं चाहते तो आपको ये कॉल्स ना मिले। देखिए, अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन है जिसकी आप उम्मीद नहीं करते, आप नहीं चाहते कि ऐसा कम्युनिकेशन आपके साथ किया जाए। हालांकि इसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मैसेजेस हैं वो एक्सक्लूड होते हैं। वो मैसेज आपको तब भी आएंगे चाहे आपने ऐसी सर्विसेज को लेने से इनकार ही क्यों ना किया हो। जो ट्राई है उसने अभी टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन 2018 लॉन्च किया था ताकि UCC की प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सके। बात करते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। इसे पार्लियामेंट के कानून के तहत बनाया गया है। ये टेलीकॉम सर्विसेज को रेगुलेट करता है, कोशिश करता है कि फेयर और ट्रांसपेरेंट पॉलिसी इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए टेलीकॉम सेक्टर में। ट्राई के जो कानून हैं, जो ट्राई एक्ट है, उसे 2000 में अमेंड किया गया था, जिसमें एक टेलीकम्युनिकेशन डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन किया गया ताकि टेलीकॉम से संबंधित अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसे वहाँ पर एड्रेस किया जाए। ये सारी बातें डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रोड एक्सीडेंट पर एक रिपोर्ट के बारे में है। वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश की। टाइटल था ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज, द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी। इसमें यह दिखाया गया कि इंडिया में जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उनका क्या सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट होता है। इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा सेव लाइफ फाउंडेशन के साथ मिलकर। रिपोर्ट में इंडिया में जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनके सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट को रिवील करने की कोशिश की गई। जब किसी फैमिली में एक्सीडेंट हो जाता है तो मेडिकल केयर पर उनका खर्चा कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। एक्सीडेंट के बाद कई सारी फैमिलीज फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में चली जाती हैं। ये डेटा उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और महाराष्ट्र से कलेक्ट किया गया है। भारत में दुनिया की केवल 1% व्हीकल्स हैं, लेकिन दुनिया का 11% जो एक्सीडेंट है वो इंडिया में होता है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है। हर साल भारत में 4.5 लाख रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, जिनमें लगभग 1.5 लाख लोगों की जान चली जाती है। 53 रोड क्रैशेस हर घंटे होते हैं और हर 4 मिनट पे एक व्यक्ति रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाता है। जो क्रैश की कॉस्ट है वो इंडियन इकोनॉमी के GDP पर 3.14% की है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में है। अभी हाल ही में हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी जी को उनके पद से हटा दिया। क्यों हटा दिया मुझे नहीं पता। मैं उम्मीद कर रहा था कि राष्ट्रपति कार्यालय से मेरे पास एक फ़ोन आएगा जिसमें वो इसके कारणों को स्पष्ट करेंगे, लेकिन अभी तक वो कॉल मुझे मिली नहीं है। अगर आप मुझसे अंदाज़ा लगाने को कहें तो देखिए, पुदुचेरी में अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट है। वो काफ़ी लंबे समय से ये आरोप लगाते रहे हैं कि किरण बेदी जी उनको अच्छे से काम नहीं करने दे रही हैं। आने वाले कुछ महीनों में वहाँ इलेक्शंस होने वाले हैं, तो ये बड़ा मुद्दा बनता कि किस प्रकार से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सरकार को काम नहीं करने दिया। निश्चित तौर पर जो सेंटर में गवर्नमेंट है वो नहीं चाहते कि एक मुद्दा बने, हो सकता है इसलिए उनको उनके पद से हटा दिया गया हो। खैर, कारण अभी भी मैं नहीं जानता। हम बात करेंगे पुदुचेरी के बारे में। पुदुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है जिसे आर्टिकल 239A के तहत गवर्न किया जाता है। पुदुचेरी किसी एक जगह पे नहीं है, रेदर ये 4 लोकेशंस पर है। केरला में माही, तमिलनाडु में कराईकल और पुदुचेरी, और आंध्र प्रदेश में यनम। अब ये 4 जगह पर क्यों है? हिस्टोरिकल रीजन है। पहले ये फ्रेंच कॉलोनियल लोकेशन हुआ करती थी। फ्रेंच यहाँ से जाने के पहले एक ट्रीटी करते हैं जिसमें उनकी मांग ये थी कि यहाँ पर जो फ्रेंच कल्चरल एलिमेंट्स हैं उनको प्रिजर्व किया जाए और इसीलिए इन्हें रेस्पेक्टिव स्टेट्स में मर्ज ना किया जाए। तो इस इंटरनेशनल रीजन की वजह से इन चारों लोकेशंस को एक यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963
यहाँ के लिए एक लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रावधान करता है जिसमें एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होंगे यूनियन टेरिटरी ऑफ पांडिचेरी को गवर्न करने के लिए। इसमें यह भी कहा गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस पूरी यूटी का एडमिनिस्ट्रेशन एलजी के माध्यम से यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से तय करेंगे। इसी कानून का सेक्शन 44 ये प्रावधान करता है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो लॉ मेकिंग के मुद्दों में अपने डिस्क्रिप्शन के ऊपर काम करते हैं तब भी जबकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनकी एड एंड एडवाइस के लिए हैं। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में कोई मतभेद होता है तो मुद्दे को प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। इन दैट केस भी अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर को ऐसा लगता है कि मुद्दा जरूरी है तो वो उस पर एक्ट कर सकते हैं। कुल मिला के लेफ्टिनेंट गवर्नर को काफी ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। सेक्शन 22 इस कानून का यह कहता है कि कई सारे मामलों में अगर सरकार कानून बनाना चाहती है तो उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रायर अप्रूवल लेना होगा। ऐसा कोई भी बिल या अमेंडमेंट जो जुडिशियल कमिश्नर के जो कोर्ट्स हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव करना चाहता है या फिर जुडिशियल कमिश्नर के जुरिस्डिक्शन या पावर में कुछ बदलाव करने का प्रयास करता है तो उसके लिए प्रायर अप्रूवल जो है वो रिक्वायर्ड होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा 5 साल के लिए किया जाता है, हालांकि वो उसके पहले भी उनके पद से उन्हें हटा सकते हैं। ये सारी बातें पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पेयजल सर्वेक्षण के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने अभी हाल ही में पायलट बेसिस पर यानी कि टेम्परेरी बेसिस पर चेक करने के लिए एक पेयजल सर्वेक्षण चलाया हुआ है जल जीवन मिशन अर्बन के तहत। सर्वेक्षण में पता किया जाएगा कि डेटा वगैरह गैदर किया जाएगा कि पेयजल की स्थिति क्या है, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट कैसा हो रहा है, वाटर बॉडीज की कंडीशन क्या है। एक टेक बेस्ड प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा जहां पर डेटा कलेक्ट करके इस चीज को एनालाइज करने की कोशिश की जाएगी। इनिशियली 10 सिटीज को चूज किया गया है। इस सिटीज के नाम आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं जल जीवन मिशन अर्बन के बारे में। देखिए इसमें उद्देश्य ये है कि जो अमृत सिटीज हैं, 500 अमृत सिटीज हैं, वहां पर सीवेज मैनेजमेंट अच्छे से किया जाए। जो 4378 स्टेचुरी टाउन्स हैं वहां पर वाटर सप्लाई को इंश्योर किया जाए यूनिवर्सल बेसिस पे। इसके लिए स्टेट, सेंटर और लोकल बॉडीज आपस में MOU साइन करेंगे। फंडिंग की बात करें तो यूटीज को 100% सेंट्रल फंडिंग मिलेगी। नॉर्थ ईस्टर्न और हिल स्टेट्स को 90%। कोई भी ऐसा राज्य जहां पर 1 लाख से कम पॉपुलेशन है वहां पर 50% सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी। 1 लाख से 10 लाख के बीच में अगर पॉपुलेशन है तो 1/3 33% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। और अगर 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है तो यहाँ पर 25% जो अमाउंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से दिया जाएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट जल जीवन मिशन। कुछ स्टेटमेंट हैं, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम ये एंगेजमेंट को प्रमोट करता है डिफरेंट स्टेट्स एंड यूटीज़ के बीच में ताकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग बने इंडिया के डाइवर्स कल्चर को लेकर। डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट ये अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन और फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड कंप्लेंट को डील करेंगे। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर एलजी और उनके मिनिस्टर्स के बीच में होता है पुदुचेरी के केस में तो जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो बाउंड होगा कि वो ऐसे मुद्दे को प्रेसिडेंट को रेफर करे। पेयजल सर्वेक्षण मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया है। यहाँ पर डेटा कलेक्ट किया जाएगा इंडियन सिटीज में ड्रिंकिंग वाटर के लिए। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। PDF आपको OnlyIAS के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल मिलेगी जहाँ पर इसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। आज के सेशन में यहीं पे रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।